आखिरकार अमेरिका ने पन्नू मामले में अब एक और अफसर का नाम दुनिया के सामने रख दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बदले में क्या भारत भी अब पन्नू को मांगेगा। जानेंगे क्या चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का बैंकिंग सिस्टम हो गया है कोलैप्स और ये शुरुआत हो गई है बांग्लादेश की बर्बादी का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी अभियोग में जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि पन्नू मामले के आरोपियों और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच सीधा संबंध है। कहा जा रहा है कि 18 जून को कनाडा के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या के कुछ ही घंटों बाद CC1 ने निखिल गुप्ता को निज्जर के शव का एक वीडियो भेजा था। खालिस्तानी आतंकी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक पर अमेरिका में आरोप तय किए गए हैं। इस भारतीय नागरिक का नाम विकास यादव है। इससे पहले ओरिजिनल चार्जशीट में विकास यादव का जिक्र CC1 के तौर पर किया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है। उसके पास अभी अमेरिका की नागरिकता है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड ने कहा कि आज के आरोप दिखलाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने, उन्हें खतरे में डालने और उन अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनका हर अमेरिकी नागरिक हकदार है। पिछले साल नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी सरजमीन पर पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित कर रखा है। इसके बाद अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को लेकर न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अभियोग भी दायर किया था। इसमें निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक और अज्ञात भारतीय सरकारी अधिकारी पर पन्नू की हत्या करने के प्लानिंग करने का आरोप लगाया गया था। निखिल गुप्ता को पिछले साल जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया और इसी साल प्रत्यर्पण कर अमेरिका लाया गया है। निखिल गुप्ता अभी अमेरिका की जेल में बंद है। दायर अभियोग के मुताबिक एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए हायर किया था। गुप्ता ने इस हत्या के लिए एक हिटमैन को हायर किया था, लेकिन असल में यह अमेरिकी सरकार का खुफिया एजेंट था। खुफिया एजेंट को ही हिटमैन मानते हुए इसे टारगेट की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी गई। उसे मैनहट्टन में $15,000 एडवांस भी दे दिया गया। गुरुवार को अमेरिकी अभियोजकों ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के असफल साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए विकास यादव का नाम सामने रखा। यादव पर मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप न्यूयॉर्क की एक अदालत में दाखिल की गई दूसरी अभियोग का हिस्सा है। यादव के कथित साथी निखिल गुप्ता को पहले ही आरोपित किया जा चुका है। उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित भी किया गया है। खैर, अमेरिकी अभियोग में जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि पन्नू मामले के आरोपियों और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच में संबंध है। कहा जा रहा है कि 18 जून को कनाडा के सरे में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या के कुछ ही घंटों बाद निखिल गुप्ता को निज्जर के शव का एक वीडियो भेजा गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किसने बनाया और यादव को भेजा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यादव पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी थे। उन्होंने इस साजिश के दौरान अमानत नाम का छद्म नाम इस्तेमाल किया था। उनकी तस्वीरें जारी करते हुए FBI ने बताया कि उनका जन्म हरियाणा के प्राणपुरा में हुआ था। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अभियोग में जिन व्यक्तियों का नाम उल्लेख है वो अब भारतीय सरकार के लिए काम नहीं करते हैं। कनाडा और अमेरिका जो फाइव आइज खुफिया गठबंधन के हिस्सा है, जिनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है, इनके बीच में खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कनाडा जिस खुफिया जानकारी का हवाला दे रहा है उसमें निज्जर की हत्या का वीडियो प्रमुख हो सकता है, जिसे यादव द्वारा साझा किया गया था। हालांकि कनाडा ने अभी तक भारत को अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और कनाडा के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारतीय राजनयिक निज्जर की हत्या की जांच में रुचि के व्यक्ति हैं। इसके जवाब में भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निष्कासित भी कर दिया है, जिसके बाद तनाव भी बढ़ गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का हालत खस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा
है। बांग्लादेश की स्थिति बुरी तरीके से नाजुक हो चुकी है। द बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश का ग्राफ कुछ ऐसा रहने वाला है। एक समय 3.5 से उठने वाला 6.9, 7.1, 5.8, 5.8 पर चल रहा था, वो अब सीधे 4 पर पहुंचने वाला है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अच्छी उम्मीद की जा रही है, लेकिन उम्मीद और रियलिटी में काफी अंतर होता है। कई बार होता है कि उम्मीद यहाँ पर फेल हो जाती है, कई अनुमान के तहत बनाया गया आंकड़ा होता है। अभी बांग्लादेश किस तरीके से डरा हुआ है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इन्होंने अपनी शिपिंग कंपनियों को कहा है कि देखो जी, जो भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्रतिबंधित काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में किसी तरीके की समस्या आ जाए। कहा जाता है कि कब तक यहाँ पर बांग्लादेश का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने कुछ इस्लामिक बैंक भी बनाए थे, सरिया बैंक जिन्हें कहा गया, और ये बैंक अब डूब रहे हैं। इनके पास डिपॉजिटर्स को पैसा देने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द डेली स्टार की एक खबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीबी यानी कि बांग्लादेश बैंक ने एनसीसी बैंक चेयरमैन एम अब्दुल बशर और डायरेक्टर एम अब्दुल अवल दोनों को ही लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, जिसके बाद इन्हें काम से निकाल दिया गया है। हालांकि ये घटनाक्रम अभी और भी ज्यादा बढ़ेंगे। बढ़ने के पीछे कारण ये है कि बांग्लादेश में अचानक से ये सरकार आई है। अब यूनुस के सामने एक बहुत बड़ा आ जाता है कि वो कैसे संभालते हैं बांग्लादेश के बैंकिंग सिस्टम को। यहाँ बांग्लादेश के कई ऐसे बैंक हैं जहाँ समस्याएं पैदा हो रही है, और बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें तो ये इकोनॉमी भी लगातार गिरती हुई दिख रही है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसी चीज को कहा था कि जो चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है और रिसेशन में ये जाने वाला है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर अभी आपको और भी कई सिचुएशन देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश और मालदीव में क्या अंतर है आपको बता दूं। अंतर ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तलाश कर रहे हैं कि चाइना इनकी मदद करे, पर चाइना भी इस समय इनके मदद के लिए कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। चाइना की अपनी समस्याएं हैं। चाइना अभी किसी को भी खुलकर पहले की तरह नहीं दे सकता है, अगर कोई भी देश इस उम्मीद को लेकर बैठा है तो, और न ही अमेरिका दे सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अमेरिका भी कई सेक्टर में युद्ध में उलझा हुआ है और उनकी खुद की इकोनॉमी में भी समस्याएं हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को संभालते हैं और किस तरीके से ये बांग्लादेश को वापस से ला पाते हैं। हालांकि बैंक इनके न तो इन्वेस्टर्स ला पा रहे हैं और न ही और कुछ ला पा रहे हैं, और चाइना यहाँ कोई मदद करता हुआ दिख नहीं रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।